भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य और पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया। आज सोमवार को रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे चुनाव लड़ने का सवाल पूछ लिया। डॉक्टर सुधा यादव ने हंसते हुए जवाब दिया कि अभी उन्होंने इस पर कुछ नहीं सोचा, लेकिन डॉक्टर सुधा यादव के रेवाड़ी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि भले ही हरियाणा में हमारी लोकसभा की सीटें घटकर 5 रह गई, लेकिन हमने विधानसभा वाइज देखें तो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें जीती हैं। डॉक्टर सुधा ने कहा कि जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, ठीक उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के सरकार नहीं सुनने वाले बयान पर डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सरकार नहीं सुनती। केंद्र और प्रदेश सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम किया है। डॉक्टर सुधा यादव ने राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान से भी किनारा किया जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि हमारे से नाइंसाफी होती रही है। पूरे प्रदेश में 9 हलके बन गए, लेकिन हमारे 2 हलके खत्म कर दिए गए। डॉक्टर सुधा यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता अब इस बात पर कोई औचित्य है, क्योंकि अब तो नया परिसीमन होने वाला है। जब परिसीमन होगा तो आयोग के सामने सबको बात रखने का अधिकार है। इसके लिए बाकायदा पब्लिक हियरिंग होती है। ऐसे में अब इस पर बात करने की बजाय नए होने वाले परिसीमन पर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की नवनियुक्त जिला अध्यक्षा बहन वंदना पोपली जी, जिले के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रीतम चौहान जी, जिले के महामंत्री जिनके निमंत्रण पर आप सब लोग आए हैं भाई सतदेव जी, उपस्थित सभी बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। एनडीए की सरकार बनाने के लिए देश के मतदाताओं ने जो हमारा साथ दिया, उसका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना विश्वास और अपनी आस्था जगाई है। हमने अंतरिम बजट जिस समय पेश किया था, उस समय 4 मुख्य धाराओं के ऊपर हमने विचार रखे थे: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। और अब जो बजट आया है, इस बजट के अंदर हमने उस अंतरिम बजट की बातों को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण देश के विकास के लिए विकासपरक बजट को रखा है। एमएसपी समय से पहले 1 महीना पहले घोषित करना, गरीबों के लिए और अधिक मकान बन सकें, उन मकानों को बनाने की प्रक्रिया के लिए बजट का एलोकेशन होना, गरीब लोगों को राशन अगले 5 वर्षों तक भी मिलता रहे, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करना, स्वरोजगार के लिए युवाओं के नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तय करने के लिए उसके बजट को आवंटित करना और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए और वो भी स्वरोजगार परक योजनाओं को लागू कर सके, उसके लिए भी बजट का आवंटन करना। चारों वर्गों के लिए बजट आवंटित करके
शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम को स्थापित करने के लिए एक बजट को देना और युवाओं को एजुकेशन लोन को सरलीकरण करते हुए वो आसानी से उच्च शिक्षा का बजट ले सके, इसकी व्यवस्था को करना। इसके साथ साथ देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पिछले 10 वर्षों के अंदर एक पटरी के ऊपर आया, जो गतिमान हुआ, चाहे वो रेल के संबंध में हो और चाहे वो रोड के संबंध में हो, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और गतिमान बनाने के लिए भी बजट का प्रावधान करके उसको आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो, इसके लिए भी बजट का एलोकेशन किया गया है। और ये पहले भी तय किया गया था कि हमें डिफेंस के अंदर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट न करते हुए अब हमारे देश के अंदर ही वो सामान बन सके, ऐसी व्यवस्था हम उसमें करें। और लगभग 96 आइटम ऐसे हैं जो हमारे देश के अंदर बनाने की प्रक्रिया के अंदर आए हैं, और अब तो हम बड़े बड़े प्लेन्स बना करके भविष्य के अंदर इंपोर्ट न करके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी आएंगे। इस विजन के साथ में अपनी सेनाओं को मजबूत करने की दृष्टि से बजट का एलोकेशन करना, ये इस बजट के अंदर काम किए गए हैं। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिस क्षेत्र के अंदर 2047 के भारत को विकसित भारत बनाने के लिए जो बजट हमको चाहिए, जिसकी नींव हमको रख करके आगे बढ़ना है, वो इसके अंदर न की गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं बना है। ऊर्जा की सुरक्षा की दृष्टि से लोन दे करके और सोलर एनर्जी, सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए घरों में भी सोलर पावर बने और बिजली का उत्पादन करने में हम सक्षम हो पाएँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, इसके लिए भी बजट एलोकेट किया। और गरीब लोगों को भी इसमें सरकार की सहायता से सोलर प्लांट लगा करके उनके घरों में बिजली पहुंचाने का भी प्रावधान इसके अंदर किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए भी इस सरकार ने इस बजट के अंदर प्रावधान किया है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स जो देश के अंदर होने हैं अगली पीढ़ी के लिए, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने रिफॉर्म्स की दिशा में भी आगे काम किया है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए भी महिलाएं जो काम करती है उनके लिए और अधिक हॉस्टल्स बन सके, इसके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। कहने का तात्पर्य ये है कि सामान्य जन का जीवन स्तर आगे बढ़ सके, हर घर को जल, नल और हर व्यक्ति को घर मिल सके, इस दिशा में भी काम किया। सीमाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक चीज़ों को बनाने का भी काम किया। हमने अपनी नीतियों के अंदर जो स्टार्टअप इंडिया का विचार किया था, उस स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और आज देश के अंदर 1 लाख, 1.25 लाख स्टार्टअप्स देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर सरकार की सहायता और मदद के साथ में आगे बढ़ कर के हमारा युवा नए इनोवेशन के साथ में काम कर रहा है। तो ये समग्र विकास का एक बजट है जिसमें सब वर्ग का ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। और मुझे लगता है कि ये जो बजट हमारा आया है, ये बजट भविष्य के लिए एक अच्छी नींव रखा गया है और इसके माध्यम से आने वाले समय में देश के अंदर और अधिक विकास होगा
और रोजगार परक योजनाएं हमारे सामने आएंगी, यही विषय रखने के लिए आज मेरा आप लोगों के बीच में आना हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद।